नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की, या कहें कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष कहा जा रहा है कि वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार जिन्होंने शपथ ली। हमने देखा कि 24 राज्यों के 71 मंत्री, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, के साथ कल राष्ट्रपति भवन में 8000 लोगों की मौजूदगी में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, जिसमें कहना चाहिए कि 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री ने शपथ ली। इसमें अलग अलग जो कैटेगरी वाइज भी यदि हम देखें तो ये जो मंत्रियों ने शपथ ली, ये आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होना है या जहां गठबंधन की सरकार है, ये बहुत सारे समीकरणों को साध कर ये जो है शपथ ग्रहण में मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया। 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक ये मंत्री लिए गए। 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों से लिए गए। 43 मंत्री 3 या ज़्यादा बार के सांसद हैं। इसके अलावा 39 पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 23 मंत्री राज्यों के कैबिनेट में रह चुके हैं। 34 मंत्री विधानसभाओं में चुने जा चुके हैं। मतलब यदि हम देखें तो मोदी कैबिनेट में अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और जो अभी मोदी जी की कैबिनेट में आए हैं, तो इनमें भी हम देखते हैं कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे हम बात करें कि असम से सोनोवाल हो, अलग अलग जगह से जो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी मोदी कैबिनेट के हिस्से हैं। राजनाथ सिंह जो हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी, और जो लोग पूर्व में मंत्री थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था या जो अनुभवी थे, उनको भी इसमें समाहित किया गया। पर जैसा होता हमेशा कि जो एनसीपी है, जो कि शरद पवार से अलग हटकर जो उनके भतीजे ने बनाई, उसमें जब वो एनसीपी ने कल कह दिया कि हमको जब तक कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलेगा, प्रफुल्ल पटेल पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, अगर हमको ये पद नहीं मिलेगा तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो लोगों को लगा कि जो एनडीए है उसमें लोगों को जो टूट फूट की आशंका लगती है। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक गठबंधन नहीं चलेगा। कुछ लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि उपचुनाव हो बीच में, इसीलिए बड़ी भारी भरकम सभी राज्यों से मंत्री बनाए गए हैं, अलग अलग जाति समुदाय को साध कर मंत्री बनाए गए हैं, ये बात भी लोग कह रहे हैं। या लोगों को लग रहा है कि बीजेपी में अमित शाह जिस तरह का उनकी कार्य पद्धति है कि जो बाकी लोग भी बच गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट थे या इधर उधर से थे, वो भी टूट के सत्ता के साथ जुड़ जाएंगे, और जो इनकी डिपेंडेंसी नीतीश कुमार पर या चंद्रबाबू नायडू पर जैसे लोगों पर है वो भी खत्म होगी। ये एक तरह की बात है। पर बीजेपी ने अपना एक एजेंडा तय किया। हमने देखा कि चाहे वो प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों को चाय पे बुलाया हो या उनसे बातचीत की हो, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो 2047 का जो भारत बनाना चाहते हैं और जो उन्होंने अलग अलग टारगेट तय किए हैं, उस टारगेट को उनके मंत्री पूरा करने में कोई कोर कसर ना रखें। इसीलिए उनको जिस जिस तरह की कड़ी समझाइश प्रधानमंत्री ने देना था वो दिए। अभी लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह से उनकी कार्य पद्धति है, तो तीसरा कार्यकाल उनको भारी पड़ेगा। और विपक्ष ये एक दृष्टि लगा के बैठा है, पर हो सकता है कि जो विपक्ष उनकी ओर नज़र लगा के बैठा है, तो उसकी जिस तरह से शिवसेना के नीचे से जमीन खिसक गई थी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कमलनाथ की सत्ता खिसक गई थी बहुत सारे राज्यों में, जब ये भान ही नहीं था विपक्षियों को कि हमारे साथ क्या होगा, और बीजेपी ने बड़ा गेम कर दिया। नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय संयोजक थे इंडिया गठबंधन के, वो जाके जब वापस नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाते हैं, तो ये भी समझना विपक्षियों का कि नहीं, आने वाले सालों में हम इनके लिए चुनौती बनेंगे, ये उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी टीम कर रही है, वो राजनीति चाहकर भी विपक्षी कर नहीं पा रहे हैं, चाहे साम दाम दंड भेद हो। आज हम ये देखते हैं कि बीजेपी के पास जितना बड़ा संगठन है, उतने ही ज़्यादा उसके पास चंदे की राशि है,
उतने ही उसके जो व्यापारिक मित्र हैं या उसको पसंद करने वाले एनआरआई हैं, उस तादाद में किसी और पार्टी के पास उतना फ्रेंड फॉलोइंग नहीं है, उतने फॉलोअर नहीं है, उतने अनुसांगिक संगठन नहीं है जितने की बीजेपी के पास है। तो मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, जिसको कि कल जिसकी ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें हमने देखा कि पड़ोसी जो सार्क राष्ट्र हैं उसके भी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया। बहुत सारे साधु संत भी हमको वहाँ पे दिखाई दिए, सिनेमा के बहुत सारे स्टार दिखाई दिए, इस देश के बड़े दो उद्योग समूह अडानी अंबानी के प्रमुख वहाँ दिखाई दिए, महिंद्रा जो हैं वो भी दिखाई दिए। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो देश के 8,000 लोग वहाँ एकत्र हुए थे, वो इस देश की कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारी जनतांत्रिक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि हों, चाहे जिनके हाथ में अदृश्य रूप से सत्ता होती है ऐसे उद्योगपति हों, सारे लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में थे। धर्म की ध्वजा लेकर भी बहुत सारे महाराज वहाँ उपस्थित थे। तो एक प्रकार से ये मेगा शो था। और तीसरे बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का जिस तरह का कार्यक्रम था, उसने अपनी भव्यता लोगों के सामने रखी और ये लगा कि ये 5 साल के लिए ये सरकार बन रही है। और जिस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जो उसके गठबंधन के दल हैं वो शायद इतने पद मांगेंगे, उतने पद मांगेंगे, पर कल लोगों ने देखा कि उसमें जितने पद उनको मिले उसमें वो संतुष्ट होकर बैठे। इस चुनाव में अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर लोगों के मन में दुख है कि यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, जबकि छत्तीसगढ़ ने 11 में से 10 सीटें जिता के दी। इसकी तुलना में मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतकर 5 से अधिक मंत्री जो हैं अलग अलग तरीके से बने। उत्तर प्रदेश से भी सबसे बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया। तो कई बार लोगों को लगता है कि हमारे राज्य से यदि केंद्र में मंत्री होंगे तो हमारे राज्य को बहुत सारी सौगात मिलेगी, बहुत सारा पूछ परख होगी कि केंद्र के जब भी कैबिनेट की बैठक होगी तो हमारे यहाँ का प्रतिनिधि अपने राज्य की बात करेगा। तो ये भी लोगों को लगा। पर निश्चित रूप से मोदी जी का तीसरा कार्यकाल पिछले 2 कार्यकाल से हटकर होगा और यहाँ पर गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो बीजेपी अकेले करना चाहती थी वो बहुत सारी चीज़ों में रोक टोक लगेगी। विपक्ष मजबूत होकर आया है, दुगने उत्साह के साथ आया है। अभी आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ, जहाँ उपचुनाव है वहाँ, और नगरीय संस्थाओं के चुनाव में भी विपक्ष जो है वो एकजुट होकर इस बात का एनालिसिस भी करेगा कि जहाँ वो एकजुट नहीं था वहाँ किस तरह से वोटों का विभाजन हुआ और जहाँ वो जीता तो किस तरह के वोट बैंक की वजह से जीता, ये भी एक बात समझ में आएगी। तो ये जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है वो थोड़ा सा बाकी 2 कार्यकाल से हटके होगा। रविवार को जब मोदी जी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली तो ये भारी भरकम मंत्रिमंडल में प्रदेश, जाति, समुदाय, घटक, दल सभी को साधने की कोशिश की गई। युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेताओं को मौका दिया गया। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मोदी 3-0 पर गठबंधन का असर लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना जो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बनाया। कुल 71 मंत्री हैं इसमें। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट जो कुर्सियां हैं गठबंधन को दी गई हैं। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं थी। सबसे युवा टीडीपी के राम मोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग 79 ईयर के जीतन प्रसाद मांझी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस या अन्य पार्टियों से भाजपा में आए 13 लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 4 ब्यूरोक्रेट भी मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7 पूर्व मुख्यमंत्री मंडल में शामिल हुए हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल जिनके नाम शामिल हैं। नवनीत सिंह बिट्टू पंजाब और जॉर्ज कुरियन केरल, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सांसद नहीं है, फिर भी इनको मंत्री बनाया गया है।
नवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। जॉर्ज कुरियन को ईसाई चेहरे के रूप में जगह दी गई है। इन दोनों राज्यों में भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने और जड़ों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। हो सकता है कि उसी रणनीति का हिस्सा ये हो। पिछली बार हाई प्रोफाइल मंत्रियों में शामिल स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, मीनाक्षी लेखी, आर.के. सिंह, संजीव बलियान, निशित प्रमाणिक, अश्विनी चौबे इस बार मंत्रिमंडल में नजर नहीं आए। मोदी 2 की कुल 14 मंत्री यूपी से थे, इस बार 9 हैं। इसमें 7 भाजपा से हैं, 2 गठबंधन सहयोगी रालोद के जयंत चौधरी और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल। हालांकि कैबिनेट में प्रदेश से केवल राजनाथ सिंह को एंट्री दी गई है, बाकी सब राज्य मंत्री हैं। चर्चा है कि चुनाव में ओबीसी और दलित वोटर को विपक्षी गठबंधन इंडिया के पाले में शिफ्ट होते हुए देखते और ठाकुर नेताओं को एक ही वर्ग की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की है। 9 मंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं, 2 दलित, 2 ठाकुर समाज से हैं। पीलीभीत से जीतने वाले जबकि जयंत चौधरी के रूप में एक जाट नेता भी इसमें शामिल है। यूपी से मिले झटके के बाद कुछ सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश भी की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव किया गया। कम सीट मिलने के बाद भी दक्षिण के राज्यों को अहमियत दी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखा जाए तो 11 में से 10 सीट देने के बाद भी सिर्फ एक राज्य मंत्री राज्य के कोटे में आया है। प्रदेश के कई बड़े दिग्गजों की दावेदारी को पीछे छोड़ते हुए बिलासपुर से पहली बार चुनाव जीतने वाले तोखन साहू को राज्य मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला है, जबकि बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल को प्रदेश में बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस तरह से प्रतिनिधित्व जो है राज्य को कभी नहीं मिला। अटल सरकार में एक वक्त प्रदेश से 3 राज्य मंत्री रमन सिंह, रमेश बैस और दिलीप सिंह जूदेव थे। उसके बाद यूपी 1 में मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से एक भी मंत्री नहीं था। उस वक्त चुनाव में अजीत जोगी अकेले कांग्रेस से चुनाव जीत कर आए थे। इसके बाद यूपीए 2 में 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में डॉक्टर चरणदास महंत को बतौर राज्य मंत्री शामिल किया गया। 2014 में मोदी सरकार में एक मंत्री विष्णुदेव साय जो अभी मुख्यमंत्री हैं। 2019 में मोदी 2 में रेणुका सिंह को मौका मिला, जबकि 2024 में तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाया गया। यानी राज्य बनने के बाद प्रदेश का कोई भी नेता किसी भी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया। विपक्ष इसको लेकर भाजपा पर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप भी लगा रही है। आने वाले दिनों में इसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है, यानी अभी भी आगे मंत्रिपरिषद में विस्तार की गुंजाइश है। सरकार चलाने के मामले में पिछले 2 टर्म से ज़्यादा चुनौती इस बार रहेगी, क्योंकि पीएम मोदी इस बार सहयोगी दलों की मदद से सरकार चलाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सहयोगियों के दबाव के बीच मोदी सरकार किस तरह से परफॉर्म करेगी और बड़े फैसलों को लागू कराएगी। पीएम मोदी सहयोगियों के दबाव को कितनी सहजता से झेलते हैं, ये देश की राजनीतिक भविष्य तय करेगा। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं कि जो मोदी मंत्रिमंडल है, जिसको ये तीसरी बार ये बना है, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो जो एनडीए के गठबंधन है, हो सकता है कि विभागों को लेकर उनके बीच में उहापोह की स्थिति बने, जैसा कि एनसीपी ने कैबिनेट को लाया है। सरकार जो है जिस सहजता और सरलता से चलनी चाहिए, चूंकि मोदी एकला चलो की नीति अपनाते रहे हैं, तो अब मोदी उस तरह से यदि नीति अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में संकट होगा, ऐसा बहुत सारे राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत सारी शंका कुशंकाओं के बीच जो है मोदी की तीसरी पारी है। अभी मोदी के सामने जो मोदी की गारंटी है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात है, महंगाई को कम करने की बात है और बहुत सारे किसानों की आय दुगनी करने की बात है। तमाम तरह की चुनौतियां अभी मोदी सरकार के सामने हैं और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तो ये बहुत सारी चुनौतियों के बीच मोदी जी ने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है, वो किस तरह से आने वाले समय में अपनी राजनीति को तय करते हैं, किस तरह से अपने में बदलाव लाते हैं और किस तरह से सम्मिश्र होकर जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको किस तरह से वो अपने राजनीतिक चरित्र में उजागर करते हैं, अपनी कार्य पद्धति में उजागर करते हैं, ये